हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th में हम अपना नया चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लगभग क्वेश्चंस बता दिए थे, पर मुझे लग रहा था कि अभी आपके 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गए हैं। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास में हम 2-3 क्वेश्चन को समझेंगे और अपनी एक्सरसाइज 7.1 को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। अब इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए बेसिक्स को पढ़ेंगे और अब अच्छे से हमारे सारे चैप्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होगा, अभी तक जो ये आपका चैप्टर चल रहा है ये बहुत ही बेसिक है, यानी बहुत ही जो आपको एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने हैं। पर इसके बाद हमें अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे से उन्हें सॉल्व भी करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। और इसमें मैंने आपको 15 नंबर क्वेश्चन बता दिया था। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं 17 नंबर। ओके, तो 17 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, नोट करते हैं क्वेश्चन को। 2x² - 3 sin x + 5√x dx। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आप नए आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 11th की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है। अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई छोटा भाई बहन क्लास 11th में हो तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ में मैंने क्लास 11th की क्लासेस को इसलिए भी स्टार्ट किया कि क्लास 12th को पढ़ाने के लिए 11th को भी पढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर 11th की क्लासेस चलती रहेंगी, और जैसा कि आप जानते हैं कई बार ऐसा हुआ होगा, बहुत से बच्चे क्लास 11th में कोई चीज़ पढ़ते हैं 12th तक भूल जाते हैं, या ऐसा भी है क्योंकि आपने तो स्कूल जाकर पढ़ाई की नहीं है, केवल ऑनलाइन क्लासेस इधर उधर थोड़ी बहुत देखी होंगी, तो आपने क्लास 11th की मैथ्स को तो पढ़ा ही नहीं होगा। तो इसी वजह से, जबकि अगर मैं क्लास 10th की क्लासेस को स्टार्ट करती तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि आप लोग मतलब ज़्यादातर बच्चे बायो में चले जाते हैं, मैथ्स कम पढ़ते हैं। तो क्लास 10th तक बच्चे ज़्यादातर मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें मुझे ज़्यादा बच्चे मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे आपको अच्छे से तैयारी करानी है, इसलिए मैंने अपने क्लास 12th की क्लासेस के साथ साथ 11th की क्लास को स्टार्ट किया है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो पीछे से मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब हम जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप क्लास 11th के रिलेशन और फंक्शन को पहले पढ़ कर आएंगे, तब हम 12th में उसे स्टार्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं। आप जा करके वहाँ पर अपनी पुरानी क्लासेस को चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने आप ही 3 फंक्शंस आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करके दिए हुए हैं। पीछे प्लस लगा हुआ है, आगे माइनस लगा हुआ है, लेकिन बस यहाँ पर एक ही चीज़ है जो थोड़ा सा हमें परेशान कर सकती है, वो है √x। लेकिन वो भी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि √x को हम x की पावर 1/2 लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि जब कई फंक्शंस दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग लिख लेते हैं और उनका अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। तो हम अपने सारे फंक्शंस को अलग लिख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि जब भी आप फंक्शंस को अलग करेंगे तो उसमें हर फंक्शन के साथ में आपको ये चिन्ह और dx लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये चिन्ह और dx पीछे लगा होने का मतलब ही होता है कि हमें इसका समाकलन करना है। तो हमने सबको अलग अलग लिख लिया। अब इनका समाकलन करते हैं। आप जानते हैं कि 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका समाकलन होगा नहीं, इसलिए हमने 2 को बाहर लिख लिया। अब x² का जब हम समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 है, पावर 2 में 1 जुड़ जाएगा और 2 + 1 से डिवाइड हो जाएगा। माइनस यहाँ भी 3 कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होगा। इनटू में sin x, अब हमारा sin x आया। आपको पता है कि समाकलन क्या होता है, sin x का समाकलन होता है -cos x। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले बताए थे, और वो आपकी बुक्स में भी लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे आप तो आपको सारे डेरिवेटिव यानी कि अवकलन के फॉर्मूले और समाकलन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो उनको आप क्या करें, एक A4 शीट पर चिपका लिख लें और लिखने के बाद अपनी टेबल के आगे चिपका सकते हैं। बार बार आपकी नज़र पड़ेगी और आपको वो याद हो जाएंगे, लेकिन उनसे आपको कॉपी नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है खुद याद करने की, ठीक है। तो sin x का जब हम समाकलन करते हैं तो आता है -cos x
ठीक है। अब इसके बाद में इतने का भी हो गया, प्लस 5 भी हमारा कांस्टेंट है, 5 का समाकलन नहीं होगा, 5 इंटू पर x की पावर 1/2 में 1 जुड़ जाएगा और 1/2 + 1 से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में c लगता है, ये आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, सिंपली इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू एक्स की पावर 2 + 1 का मतलब है x की पावर 3 और अपॉन में भी आएगा 3। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के बन जाएंगे प्लस, 3 cos x बन जाएगा, प्लस इधर हम सॉल्व करेंगे तो 5। कल मैंने आपको बताया था कि अगर 1/2, 3/4 इस टाइप में कुछ भी कोई भी परिमेय संख्या दी है और उसके प्लस में 1 है, यानी किसी भी भिन्न के प्लस में 1 है, फ्रैक्शन के प्लस में 1 है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। x की पावर क्या होगी, आगे जो आपका लिखा हुआ है नंबर 1 प्लस 2 इंटू 1 = 2 और अपॉन में क्या है 2 है। यानी ऐसे आपको क्या करना है, यही चीज यहां भी है। हाँ, एक बार फिर समझ लेते हैं। आगे आपको लिखा हुआ है 1 प्लस अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 और उसके बाद में वही चीज अपॉन में फिर से लिख देनी है और लास्ट में लिख देना है c। तो आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और दिख भी रहा होगा। अब इसके बाद में इसके आगे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2 और 3 में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 और cos x में कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो 3 cos x प्लस मैंने आपको बताया था कि इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/2 को हम 3/2 लिख सकते हैं और यहाँ भी 1 + 2/2 को हम 3/2 लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये है a/b/c के फॉर्म में कोई चीज दी हो, यानी a/b/c के फॉर्म में कोई चीज दी हो तो c और a का गुणा हो जाता है, यानी a × c हो जाता है और अपॉन में b हो जाता है। यानी हम अपने इस जो अपॉन 3/2 है इसको उल्टा करके इंटू 2/3 भी लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है 3/2, इंटू में क्या होगा 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 2/3, यानी कि 5 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं 10 और अपॉन में 3, x की पावर 3/2 और प्लस c। अब यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हमारा आंसर भी एकदम सही आया होगा। आप जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और मैं आंसर को मैच कर लेती हूँ। एक्सरसाइज है 7.1 और क्वेश्चन नंबर है 17। 2/3x³ + 3 cos x प्लस 10/3 x⁻³ 3/2 + c। एकदम सही आंसर आ रहा है। जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद के सारे क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, आपकी कैलकुलस, इसे कैलकुलस कहते हैं। जो आप ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, यानी अवकलन और समाकलन, इनको मिला करके क्या कहा जाता है, कैलकुलस कहा जाता है। हम लोगों के टाइम पर एक बुक चलती थी कैलकुलस के नाम से, उसमें केवल ये 2 चीजें दी हुई होती थी। तो ये जो आपकी कैलकुलस है, इसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती है, यानी त्रिकोणमिति भी यूज होती है। तो इसीलिए इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट भी आएंगे। तो इसलिए मैं इस टाइप वाले क्वेश्चंस को आपको बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है आप इन्हें भूल गए हो थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमें क्या करना है, sec x × sec x + tan x × dx दिया है और इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब आप जानते हैं कि आपके पास इनटू का कोई फॉर्मूला नहीं है, जबकि यहाँ पर sec x अलग है और sec x + tan x अलग है, यानी 2 फंक्शंस को गुणा करके आपको दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही हमारे पास संभावना है कि हम इस sec x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें और देखें कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में बदल जाएगा। अगर हम sec x का गुणा अंदर sec x से करें तो ये हो जाएगा sec² x प्लस, अगर इस sec x का अब tan x से करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बीच में प्लस लगा है, तो प्लस लगे होने की वजह से sec x का इंटू sec x से भी होगा और sec x का tan x से भी होगा। sec और sec मिलकर के sec² बन गए और sec x इंटू tan x मिलकर क्या बन जाएंगे, sec x इंटू tan x ही रहेंगे और ब्रैकेट बंद करके हम dx लगा देंगे। अब ये हमारे 2 अलग अलग फंक्शन बन गए।
लेकिन यहाँ पर भी दो फंक्शन थे पर इनटू में थे, पर यहाँ पर दो फंक्शन आप देखिए क्या है, प्लस में है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैम अब यहाँ पर इनटू में आ गए, लेकिन हमारे पास इसके फॉर्मूले होते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास मैंने आपको लिखाया था कि जब हम tan x का अवकलन करते हैं यानी d/dx करते हैं तो हमें क्या मिलता है, sec स्क्वायर x मिलता है। और जब हम sec x का अवकलन करते हैं तो हमें sec x इंटू tan x मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपके पास sec स्क्वायर x है और दूसरी तरफ sec x इंटू tan x है। लेकिन ये कब हो सकता है, जब इनको हम दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दें, यानी इसको क्या लिख दें, पहले समाकलन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स और प्लस समाकलन sec x इंटू tan x dx, दोनों को हम क्या करें, अलग अलग कर दें, तब हम इसे सॉल्व करके इनकी जगह ये मान रख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जब sec x का sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है तो sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होगा, sec x होगा। इसी तरह जब हम tan x का अवकलन करते हैं तो हमें sec स्क्वायर x मिलता है, तो उसी तरीके sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, tan x होगा। तो जब हम sec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो हमें tan x मिल जाएगा, जबकि जब हम sec x इंटू tan x का समाकलन करेंगे तो हमें sec x मिल जाएगा। तो ये आ गया tan x, ये आ गया sec x और लास्ट में लग जाएगा c, और यही होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब हम चलते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को मेरे बताने के बाद आप एक बार अच्छे से समझिएगा और उसके बाद में खुद से एक बार लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन हैं और पहले ही एक्सरसाइज से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हमें sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx का समाकलन करना है। अब हमें पता है कि हमारे पास ना तो इनटू के लिए कोई भी रूल है और ना ही डिवीज़न के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि अलजेब्रा वाले फंक्शंस को हम अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व कर देते थे, अब इसे क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि sec को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, तो sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए sec को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, यानी कि इसे मैं इस तरह भी लिख दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, और अपॉन में उसके है कॉसेक स्क्वायर x, कॉसेक को हम लिख सकते हैं साइन x, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कॉसेक स्क्वायर x है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब हम जानते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ a अपॉन b अपॉन c अपॉन d के फॉर्म में दी हो, यानी एक भिन्न ऊपर हो और बटे में दूसरी भिन्न नीचे हो, और ये एक बड़ा सा भिन्न लगा दीजिए, इसका मतलब क्या है कि एक भिन्न ऊपर है, एक फ्रैक्शन ऊपर है a अपॉन b और उसके अपॉन में दूसरा फ्रैक्शन है c अपॉन d, तो क्या होता है, बाहर के दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अंदर के दोनों का हो जाता है, तो ये बन जाता है ad अपॉन बी सी, तो ये भी उसी फॉर्म में है। अब इसमें बाहर के दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स और 1 का होगा तो क्या बन जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया समाकलन। अब हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आपको 9th 10th में पढ़ाया गया होगा, शायद अब आपके से 9th से हटा दिया गया, हम लोगों के टाइम में 9th क्लास में ही ट्रिग्नोमेट्री थी, तो 9th से ही हमें पढ़ाया गया था कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टैन स्क्वायर एक्स होता है। तो अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसका समाकलन करते हैं। लेकिन बच्चों
हमारे पास tan स्क्वायर एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। आप जानते हैं साइन का कॉस हो जाता है अवकलन समाकलन, और कॉस का साइन हो जाता है। इसी तरह हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, सेक स्क्वायर एक्स का भी हो जाता है tan एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का सेक एक्स हो जाता है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का कोई भी समाकलन नहीं होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे उस फॉर्म में बदलेंगे, इंटू में dx भी था यहाँ, जिसका समाकलन हो सकता है। हम जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़ लेंगे, और इसके बाद में अब इसको हम फिर 2 पार्ट्स में कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। 2 पार्ट्स में हमने क्या किया, इसे स्प्लिट कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस 1 dx। तो अब जब इसका हम समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan x, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 1 का समाकलन x होता है, और प्लस लास्ट में हम c ऐड कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा tan x होता है, 1 का x होता है, ये आपको पता है, बीच में माइनस लगा है तो हमने माइनस लगा दिया, और लास्ट में प्लस c ऐड किया जाता है तो हमने वो भी ऐड कर दिया। अब यही हो गया आपका आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, अब हम अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर भी आपको एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन नीचे दिया हुआ है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, अब इसे हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स आपके पूरे क्वेश्चन के बटे में लगा हुआ है। इसी तरह से हमने अपने पहले क्वेश्चन को भी समझा था, जो सबसे पहला सवाल हमने लगाया था उसमें भी शायद 11 नंबर था, उसमें भी हमने देखा था कि पूरे फंक्शन के नीचे अपॉन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसे हम 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, और साथ में dx लगा दिया, बीच में आपके माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर समाकलन 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यानी हम क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटीज के नीचे, 2 के नीचे भी 3 साइन एक्स के नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन पूरे के नीचे लगा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स पूरे के नीचे अपॉन में लिखा हुआ है। तो आप इसे इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे। अब स्प्लिट करने के बाद में हमने क्या किया है, समाकलन और dx डायरेक्ट ही दोनों के साथ अलग अलग लगा दिए, ताकि हम एक ही स्टेप में इसे सॉल्व कर सकें। अब क्या होगा, समाकलन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अब ये भी तो अपॉन में है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पिछले में हमने क्या किया, पिछले क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया था, तो इसी तरह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, इंटू dx माइनस, अब इसमें क्या हो सकता है, अगले में 3। अब आप जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी यहाँ पर 2 कॉस एक्स हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर हम एक साइन के अपॉन में एक कॉस ले लें तो ये बन जाएगा tan एक्स, और फिर एक अकेला कॉस एक्स बचेगा, तो वो क्या है, अपॉन में है, क्योंकि ये ऊपर नहीं है, ऊपर कॉस एक्स नहीं है, नीचे कॉस एक्स है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स होगा, और 1 अपॉन कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स। यानी कि इसको पहले अलग से समझ लेते हैं, ये है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसे आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसे आप ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक कॉस एक्स इधर ले लिया और 1 अपॉन कॉस एक्स इधर ले लिया, तो साइन अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स। तो वही हमने क्या किया, tan एक्स इंटू सेक एक्स होगा, मैंने सेक एक्स पहले लिख लिया है, तो tan एक्स को हम बाद में लिख लेते हैं, इंटू dx हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि कहाँ एक पहला आपका क्वेश्चन था जो आपसे सॉल्व नहीं होने वाला था। ओ सॉरी, मैंने इसे इरेज कर दिया, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, कर लीजिए, अभी आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। वैसे आपने इस तरह के क्वेश्चंस को क्लास 10th में आपने बहुत सॉल्व किया होगा। साइन एक्स कॉस एक्स
1 अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टैन एक्स और इंटू सेक एक्स। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ आपका ये क्वेश्चन था जिसे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करें, वहीं पर हमारा अब ये क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूलों में ही बदल गया है। अब क्या है, आप जानते हैं कि 2 का समाकलन वैसे भी नहीं होगा, तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। और माइनस 3 का समाकलन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है। और लास्ट में c ऐड कर दिया जाएगा और अब बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर को हम मैच कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने और दोस्तों भाई बहनों से भी कराइएगा और बताइएगा उन्हें कि ये क्लासरूम आपको फ्री में क्लास 11th और क्लास 12th की मैथ्स क्लासेस को प्रोवाइड कर रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि सितंबर से हम क्लास 10th के लिए भी क्लासेस ले आएँ। और वैसे भी क्योंकि क्लास 11th और 12th का कोर्स थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है और अगर हम सितंबर से भी क्लास 10th की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो भी वो आराम से ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे ही मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद आपकी क्लासेस रेगुलर भी हो जाएंगी। ये जो अभी आपको एक दिन में एक क्लास मिलती है, मैं कोशिश करूंगी कि 11th और 12th की क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। स्पेशली 12th की तो ज़रूर ही डेली मिलेगी। भले ही हमारी क्लास की ड्यूरेशन 25 मिनट ही रहे या 30 मिनट ही रहे, ज़्यादा लंबी हम क्लास ना लें, लेकिन आपको क्लासेस डेली मिलेंगी। तो तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो तब तक के लिए थैंक यू।